फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन पेपर नंबर 2 से है। क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्ली बार्गेन, हाउ कैन इट हेल्प इन डिस्पोजिशन ऑफ केसेस एंड द इश्यू ऑफ इनकार्सिएशन ऑफ अंडर ट्रायल्स इन इंडिया। दलील सौदेबाजी से आप क्या समझते हैं? यह भारत में अंडर ट्रायल के मामलों में निपटान में कैसे मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगा, बस क्वेश्चन दिया जा रहा है। आंसर आपको जो है कल मिलेगा आपके टेलीग्राम चैनल @सिविल्स तैयारी पे, तो ज्वाइन कर लीजिए। और कल वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आज डाल दिया गया है, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन जो आज आपको देखना है, थॉट लगाना है और आंसर इसका लिखना है। क्वेश्चन है, डू यूनियन टेरिटरीज एंजॉय एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी? What is the difference between states and union territories on the issue of independent identity? क्या केंद्र शासित प्रदेशों में एक स्वतंत्र पहचान है? स्वतंत्र पहचान के मुद्दे पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में क्या अंतर है? तो इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका एक सैम्पल आंसर देख सकते हैं। कल वाले का सैम्पल आंसर आज आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है उसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आर्टिकल्स आए हैं और उनसे क्या क्या हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो गाइज, पहला क्वेश्चन जो आज हमें देखना है वो है, व्हाट इज़ प्ली बार्गेन एंड हाउ डज इट वर्क? प्ली क्या होती है? मतलब कि कोई गुहार। बार्गेन मतलब कि अगर कोई गुहार लगा के गिल्ट एक्सेप्ट कर ले तो उसको जो है प्ली बार्गेन कहा जाता है। जब कोई गिल्टी मतलब कोई एक्यूज्ड जो है अगर वो गिल्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको छोटा पनिशमेंट दिया जाता है और इस प्रैक्टिस को जो है प्ली बार्गेनिंग कहा जाता है। अब ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त क्यों लाइमलाइट में है? क्योंकि बहुत सारे जो मेंबर्स थे तबलीगी जमात के, जो अलग अलग कंट्रीज़ को बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी रिलीज़ को ऑब्टेन किया है कोर्ट केस में, कुछ अभी हाल फिलहाल के दिनों में प्ली बार्गेन का यूज़ करके। इन लोगों को चार्ज किया गया था वीज़ा वायलेशंस में, और क्योंकि इन्होंने जो है एक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन को अटेंड किया था दिल्ली में, जो कि उनकी वीज़ा टर्म्स के खिलाफ था। तो इन नेशनल्स ने जो है प्ली बार्गेनिंग की, अपनी गिल्ट एक्सेप्ट की और वो रिटर्न में दिया, और फिर इनको जो है माइनर जो पनिशमेंट था वो पनिशमेंट के बेसिस पे इनको छोड़ दिया गया है, और ये लोग अपनी कंट्रीज़ काफ़ी लोग जा भी चुके हैं। तो ऐसे जो केसेस हैं, इन्होंने जो है प्ली बार्गेन के ऊपर फोकस दोबारा हमारा बढ़ाया है, तो ध्यान बढ़ाया है, और आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है, प्री में भी और मेंस में भी। मेंस में आपके क्वेश्चन आएगा कि प्ली बार्गेनिंग में क्या क्या प्ली बार्गेनिंग है, जैसे कि अभी जो सीधे सीधे हेडलाइन दी हुई थी वो आ सकती है, या घुमा फिरा करके आपको तबलीगी जमात वाला दे सकते हैं और फिर पूछेंगे आपसे कि प्ली बार्गेनिंग क्या होता है। तो बेसिकली जो है अल्टीमेटली क्वेश्चन आपका प्ली बार्गेनिंग के ऊपर आएगा, क्या होता है। तो उससे पहले हमें ये समझना है कि ये इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया। प्ली बार्गेनिंग का मीनिंग होता है कि अगर कोई भी पर्सन जिसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस हो, तो ये याद रखना है, प्ली बार्गेनिंग जो है सिविल ऑफेंसेस में नहीं होती, क्रिमिनल ऑफेंसेस में होती है। अगर किसी पर्सन के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज हो तो उसको प्रोसिक्यूट करते वक्त उसको कम पनिशमेंट दिया जा सकता है अगर वो जो है गिल्टी प्लीड करें। तो जब भी कोई एक्यूज्ड होता है, वो अगर नॉट गिल्टी प्लीड करता है तो वो प्ली बार्गेनिंग का हेल्प नहीं ले सकता। अगर कोई गिल्टी एक्यूज्ड है और जब वो उसका ट्रायल हो रहा है तो वो सबसे पहले अगर गिल्टी प्लीड करता है खुद को, तो वो कुछ बेनिफिट्स ले सकता है, कंसेशन ले सकता है पनिशमेंट में, और इसी को प्ली बार्गेनिंग कहा जाता है। यूएसए में ये काफ़ी कॉमन है। आपने कुछ जो है यूएसए की सीरीज़ देखी होंगी, फॉर एग्जांपल सूट्स अगर आपने सीरीज़ देखी हो, फिर क्रिमिनल जस्टिस करके सीरीज़ है, और बहुत सारे आपके जो है बहुत क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो गया, और बहुत सारे अलग अलग जो है आपने देखे होंगे, क्राइम आर्टिकल सीरीज़ देखी होंगी, वाइट कॉलर हो गया, ये इन सभी सीरीज़ में बेसिक जो फोकस होता है वहाँ पर क्या है कि आपने जो पुलिस टीम है सबसे पहले वो एक्यूज्ड को नैप करती है। एक्यूज्ड को पकड़ने के बाद क्या होता है, उसको जो है जैसे ही एक्यूज्ड की पूछताछ चल रही है उसी वक्त डीए आता है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आता है, जो कि प्रोसिक्यूटर होता है यूएसए में। ये प्रोसिक्यूटर आ करके बातचीत करेगा इस एक्यूज्ड के साथ, उसकी जो लॉयर है उसकी प्रेजेंस में, और समटाइम्स इवन लॉयर के बिना भी बात की जाती है और उसको डील दी जाती है। इसी को जो है प्ली बार्गेनिंग कहा जाता है। उसको कहा जाता है कि अगर तुमने पूरा जो है अगर गिल्टी प्लीड नहीं किया, पूरा अगर तुम्हारे पर केस चला, तो आपको जो है इतनी सारी सज़ा दी जाएगी और मैं इंश्योर कराऊंगा कि तुम्हें इतनी सज़ा मिले। अगर तुम जो है अपने आप को अभी ही गिल्टी प्लीड कर देते हो, पहली ट्रायल में ही गिल्टी प्लीड करते हो, तो आपको ये इतनी आपकी सज़ा जो है इतनी कम हो जाएगी। और यहाँ पे नेगोशिएशन किए जाते हैं, अल्टीमेटली जो है डील साइन की जाती है, इसी को जो है प्ली बार्गेनिंग कहा जाता है।
यूएसए में काफ़ी ये कॉमन है। इसमें प्री ट्रायल नेगोशिएशंस होते हैं। नेगोशिएशन मतलब ट्रायल से पहले ही नेगोशिएशन हो जाते हैं। तो जब ट्रायल के लिए एक्यूज्ड ट्रायल के लिए जाता है तो वो सबसे पहले खुद को पहले ट्रायल में ही खुद को गिल्टी, अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उस बेसिस पे उसको जो है पनिशमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो नेगोशिएशन हो रहे हैं वो प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड के बीच में जो है नेगोशिएशंस होते हैं। कुछ बार्गेनिंग भी की जाती है जिससे कि जो सेंटेंस है उसको चेंज किया जाए। तो गाइज एज ए कॉन्सेप्ट जो है ये यूएसए में काफ़ी सालों से फेमस है, बट इंडिया में इसको जो है 2006 में कहा गया था। 2006 में भी ये देखिए 2006 में लॉ कमीशन ऑफ ने अपनी 142nd रिपोर्ट में कंसेशनल ट्रीटमेंट का आइडिया भेजा था, मतलब मूड किया था, बोला था और कहा था कि अगर कोई गिल्टी प्लीड करता है अपनी मर्जी से और केयरफुली जो है ये मतलब काफ़ी केयरफुली अपनी मर्जी से जो है गिल्टी प्लीड करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्ली बार्गेनिंग का आइडिया तो नहीं है। यहाँ पे जो है हम हैगलिंग की बात नहीं करें, बार्गेन की बात नहीं करें। अगर कोई अपनी मर्जी से जो है मानता है कि उसने गिल्ट किया है और अपने गिल्ट को जो है एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर जजेस को थोड़ा सा कंसेशनल ट्रीटमेंट उसके साथ किया जाना चाहिए। तो एज इट इज़ जो यूएसए वाली बात है वो चीज़ इंडिया के अंदर नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है इंडिया के अंदर, बट अल्टीमेटली इंडिया के अंदर भी ये प्ली का कहीं ना कहीं बार्गेनिंग, इसको भी प्ली बार्गेनिंग इंडिया के अंदर ही कहते हैं। तो एज ए पार्ट प्ली बार्गेनिंग जो है इंडिया में 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था लॉ कमीशन की 142nd रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें जो है 2006 में सीआरपीसी में चेंजेस किए गए। अब कौन से कहाँ पे चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए थे चैप्टर 21A में, जिसके अंदर जो है बताया गया है कि किस तरह से ट्रायल वगैरह करना है, और उसमें सेक्शंस 265 से लेकर के 265A से लेकर के 265L तक प्ली बार्गेनिंग की बात की गई है। तो ये सेक्शंस क्लियर करते हैं कि जैसे इंडिया में है केसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, यूएसए और बाकी कंट्रीज़ में प्रोसिक्यूटर जो है इनिशिएट करते हैं बार्गेनिंग प्रोसेस को। जैसे ही प्रोसिक्यूटर को पता चलता है कि एक्यूज जो है नैब हो गया है, प्रोसिक्यूटर डीए सबसे पहले आता है और वो बार्गेनिंग स्ट्राइक करता है, डील स्ट्राइक करता है, और यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है प्रोसिक्यूटर के अकॉर्डिंग होती हैं। और कई बार यूएसए में दबाव डालने के लिए पर्सन के ऊपर, एक्यूज के ऊपर दबाव डालने की पूरी कोशिश प्रोसिक्यूटर करता है। बहुत जो है इंटेंस नेगोशिएशंस होते हैं, आप देख सकते हैं सूट्स में या बाकी सीरीज़ में, ये काफ़ी आपको कॉमन प्रोसेस आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा। बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस तरह से नहीं है। यहाँ पे जो इंडिया का प्रोसीजर है, यहाँ पे अगर किसी को प्ली बार्गेनिंग करनी है तो वो प्रोसिक्यूटर की तरफ से नहीं होगी, वो जो बार्गेन प्रोसेस है वो ऑफेंडर की तरफ से होता है या एक्यूज जो है उसकी तरफ से होता है। एक्यूज्ड, और ये जो बार्गेन प्रोसेस है ये किस किस केसेस में नहीं हो सकता। पहली चीज़, अगर कोई भी आपका क्रिमिनल केसेस है जहाँ पे 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो आपको ये नहीं, आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्राइम अगेंस्ट वुमेन किया है या चाइल्ड किया है तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपका कोई डेथ पेनल्टी है, अगर आपने कोई क्राइम ऐसा किया जिसको डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तब भी आप ये प्ली बार्गेनिंग इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये माइनर ऑफेंसेस के लिए इसका यूसेज किया जा सकता है। दूसरी चीज़, ये केवल तब होगा जब प्राइवेट कंप्लेन का क्रिमिनल कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया होगा, मतलब कि आपने कोई कंप्लेन दर्ज की और वो कंप्लेन जो है एफआईआर के रूप में रजिस्टर हो गई है, वो सही मानी गई है और केस जो है आपका कोर्ट में कॉग्निजेंस उसका ले लिया गया है, तभी आप इसकी प्ली बार्गेनिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो केसेस जो एप्लीकेंट है, तो यहाँ पे जो पिटीशन आएगी वो प्रोसिक्यूटर की तरफ से नहीं आती। एप्लीकेंट जो है पिटीशन देगा कोर्ट को एक एफिडेविट के साथ, जिसमें वो स्टेट करेगा, एफिडेविट में वो बताएगा कि ये जो भी वो ये दे रहा है, अर्जी दे रहा है, ये वॉलंटरी है, अपनी मर्जी से दे रहा है और ये समझता है कि नेचर क्या है ऑफेंस का और क्या पनिशमेंट इसको मिल सकता है, और अपनी पूरी होश हवास में अपनी सहमति के साथ ये अर्जी दी जा रही है। कोर्ट को फिर, जब कोर्ट को ये अर्जी दी जाएगी, कोर्ट को जब पिटीशन पहुंचेगी तो कोर्ट एक नोटिस जारी करेगा प्रोसिक्यूटर के लिए प्लस जो विक्टिम है उसके लिए। अब प्रोसिक्यूटर और विक्टिम जो है उसके साथ और भी लोग जो है विक्टिम पार्टी के हो सकते हैं, उनको ये नोटिस जारी किया जाएगा हियरिंग के लिए, मतलब फिर एक हियरिंग होगी। ये वॉलंटरी नेचर है हियरिंग का, और वॉलंटरी नेचर है एप्लीकेशन का। ये असर्टेनमेंट इसका जो है जज के द्वारा किया जाएगा। जिस भी जज के कोर्ट में ये केस गया है, जज ये जो है इंश्योर करेगा कि जो पिटीशन आई है वॉलंटरी है, किसी दबाव में ये पिटीशन नहीं आई है। उसके बाद जो हियरिंग होती है, यहाँ पे ओपन कोर्ट हियरिंग नहीं होगी, इन कैमरा हियरिंग होगी, जहाँ पे दूसरी साइड जो है प्रेजेंट नहीं होगी।
हियरिंग के बाद जो है कोर्ट परमिट कर सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और विक्टिम को कि वो एक मीटिंग होल्ड कर सकें, जिससे कि इस केस का सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन हो जाए। आउटकम जो है, इसमें आउटकम के बेसिस में आपको कॉम्पेंसेशन दिया जा सकता है। कोई एक्सपेंस जो विक्टिम को देने हैं वो एक्यूज के द्वारा दिए जाएंगे। एक बार जब म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन जो है रीच हो जाएगा, जब एग्रीमेंट रीच हो जाएगा, तो कोर्ट इस अरेंजमेंट के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर जो है साइन करेगी और ये जो है सभी पार्टीज की प्रेजेंस में और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की प्रेजेंस में किया जाएगा। एक्यूज्ड को जो सेंटेंस मिलेगा, अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल इसका केस, क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस के लिए होते हैं, अगर कोई कोर्ट सेंटेंस मिल रहा है तो इस सेंटेंस की जो मैक्सिमम लिमिट है, ये आपका जो है जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड ऑफिस है उस मतलब जो टर्म है वो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड टर्म के लिए मिलेगा। मतलब मान लीजिए कुछ क्राइम्स होते हैं जिनमें 5 से 7 साल की सज़ा है, तो यहाँ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड टर्म कितना है, 5 साल। तो मैक्सिमम जो मिल सकती है सज़ा वो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड टर्म के बराबर मिलेगी। अगर कोई मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड टर्म नहीं है तो जो भी आपका मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड टर्म है, मान लीजिए 7 साल है, तो इसका 1/4, इसका जो भी अगर किसी सज़ा में, मतलब किसी भी अभियुक्त में कोई मतलब केस है उसमें अगर मिनिमम सज़ा है तो मिनिमम टर्म मिलेगा। अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, अगर मिनिमम नहीं है केवल मैक्सिमम है तो 1/4 जो है इसका मिनिमम लिया जाएगा। बेनिफिट्स क्या है, रेशनल क्या है इस स्कीम का। जस्टिस मलिमात कमेटी जो कि रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने, उसने एंडोर्स किया है इस रिकमेंडेशन को लॉ कमीशन की प्ली बार्गेनिंग के संबंध में। कुछ एडवांटेजेस जो है पहले की रिपोर्ट से भी उठाए गए हैं, और जिससे कि इस प्रैक्टिस से जो है कहा गया है जस्टिस मलिमत कमेटी के द्वारा कि काफ़ी स्पीड आएगी, स्पीडी ट्रायल होंगे, अनसर्टेनिटी जो होती है क्रिमिनल केसेस के आउटकम के ऊपर वो खत्म हो जाएगी, लिटिगेशन की कॉस्ट सेव होगी, पार्टीज़ को जो एंग्जाइटी है वो खत्म हो जाएगी, और जो कन्विक्शन रेट है काफ़ी बढ़ जाएगा, और जो अंडर ट्रायल्स को जेल में बंद रहना पड़ता है वो भी, उनका जो कन्विक्शन रेट है वो जल्दी हो जाएगा। तो डिस्पोजिशन जो है केसेस का जल्दी होगा। इससे जो अंडर ट्रायल्स है उनकी जो स्थिति है वो भी बेहतर होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके प्ली बार्गेन के। अब कोर्ट इतना ज़्यादा क्यों पसंद नहीं करती प्ली बार्गेनिंग को? तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग अगर कोई कहता है, कोई अगर पिटीशन आती है प्ली बार्गेन की, तो हमने अभी देखा कि जो सेंटेंस उसको मिलेगा वो मिनिमम टर्म वाला मिलेगा। अगर कोई मिनिमम टर्म नहीं दिया गया तो मैक्सिमम का 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट को जो सेंटेंस देना पड़ेगा काफ़ी लीनियंट सेंटेंस होगा। हो सकता है क्राइम हीनियस हो सकता है क्राइम का की जो क्वांटिटी हो काफ़ी बड़ी हो, बट अगेन सेंटेंस उतना बड़ा नहीं हो पाता, तो इसलिए जजेस पहली बात इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कोर्ट्स जो है ये भी असर्टेन करने में दिक्कत समझती हैं कि वॉलंटरी है या नहीं, क्योंकि वॉलंटरी नेचर होना इसका काफ़ी ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, लोग जो है टाइम खर्च होगा इसके डर से या बाकी किसी प्रेशर्स की वजह से जो इनोसेंट होता है वो भी अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे में एक इनोसेंट पर्सन को सज़ा ना भुगतनी पड़े, इसलिए भी जजेस जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है, सोराइसिस ड्रग इन कोविड-19 थेरेपी। तो ये आपके लिए जो प्री में क्वेश्चन बनेगा, ड्रग का नाम पूछा जा सकता है जिसका नाम है आइटोलिजुम्बाब। ये तो ड्रग का नाम है, और ये जो है बायोकॉन के द्वारा इसका जो इंजेक्शन बनता है उस इंजेक्शन को यूज़ किया जा रहा है कोविड-19 थेरेपी में। तो बेसिकली ये जो अगर इंजेक्शन की बात करें, ये आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है, और ये बेसिक जो है इंजेक्शन लगाया जाता है एक पर्टिकुलर दूसरी डिजीज़ है सोराइसिस, उसके लिए बनाया जाता है। और ये पाया गया है कि ये जो इंजेक्शन है इवन कोविड के पेशेंट्स को भी बेनिफिट दे रहा है। आप पहले समझते हैं कि सोराइसिस डिजीज़ क्या है और ये ड्रग कैसे एक्ट करता है सोराइसिस के ऊपर। सोराइसिस बेसिकली एक स्किन डिसऑर्डर है जो कि ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मतलब कि आपका जो इम्यून सिस्टम है आपके खिलाफ हो जाता है और आपकी जो स्किन है उस पर रिएक्ट करके डिजीज़ आपकी कॉज करता है। तो आपकी स्किन पे जो है रैशेज़ हो जाते हैं रेड कलर के, इनके ऊपर जो स्केल्स आने लगते हैं, मतलब कि परत चढ़ने लगती है, पपड़ी चढ़ने लगती है, और इस का जो एक्यूट होती है, मतलब बहुत पूरी बॉडी भी कवर कर सकती है, सर में, बाकी बॉडी पर इस तरह के जो है फ्लेक्स हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सोराइसिस। तो सोराइसिस आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है आपकी इम्यून सिस्टम जो है हाइपर एक्टिव है, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसको कम करने के लिए क्या होता है कि ड्रग दिया जाता है जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम को रेगुलेट किया जा सके, और ऐसे ड्रग्स यूजुअली जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब
इसी ड्रग को बायोकॉन ने कहा है कि इस ड्रग को अप्रूवल मिल गया है DCGI का, मतलब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का, जिससे कि आइटोलिजुम्बाब को मार्केट किया जा सके एज अ ट्रीटमेंट ऑफ साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम क्या है? जब आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को हार्म करने लगे तो उसको हम साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम कहते हैं। और क्योंकि आपकी जो SARS-CoV-2 में जो फैटालिटीज़ आती हैं वो साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम के थ्रू आती हैं, इसीलिए माना ये जा रहा है कि केवल कोविड-19 के लिए भी ये जो है इफ़ेक्टिव होगा। आइटोलिजुमाब की अगर बात करें तो ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसको एक्यूट सोराइसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो आपको मैंने ये समझा ही दिया था कि एक्यूट सोराइसिस के ट्रीटमेंट में इसका यूसेज होता है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का मतलब ये प्रोटीन्स होते हैं जिनको हमने क्लोन किया है लैब में, जिससे कि ये एंटीबॉडी की तरह एक्ट करें। तो ये बेसिकली प्रोटीन है बट ये एक्ट करता है एंटीबॉडी की तरह, ठीक है। तो हमने इसको क्लोन करके एंटीबॉडी की तरह बिहेव करना सिखाया है, लैब क्रिएटेड होता है। इनकी जो मतलब ये जो प्रोटीन बनाया जाता है ये सीरम से बनाया जाता है। सीरम की अगर बात करें तो ब्लड का जो कलरलेस पार्ट होता है उसको सीरम कहते हैं। तो जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो जो लिक्विड पार्ट रह जाता है उसको हम सीरम कहते हैं, क्लियर जो लिक्विड निकलता है। किसी भी इन्फेक्शन में कहीं आपके कट बढ़ जाए तो क्लियर लिक्विड जो निकलता है उसी को हम सीरम कहते हैं। तो ये सीरम से जो है आपकी जो प्रोटीन है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है और उसी को जो है लैब में चेंज करके क्लोन एंटीबॉडी की तरह मिमिक कराया जाता है। अब ये जो प्रोटीन होते हैं ये एंटीजन से बाइंड करते हैं, मतलब एंटीजन मतलब कि फॉरेन बॉडी। तो ये जो प्रोटीन है जो कि एंटीबॉडी की तरह मिमिक करेगा, ये प्रोटीन एंटीजन को बाइंड कर लेगा। जैसे एंटीबॉडी एंटीजन को बाइंड कर लेती है वैसे ही ये प्रोटीन भी आपका प्रोटीन पी का नाम दे दिया। तो ये प्रोटीन पी आपके एंटीजन को बाइंड करेगा और यहाँ पे एंटीजन क्या है? SARS-CoV-2 का वायरस है। तो SARS-CoV-2 को बाइंड कर देगा, इसको बांध लेगा और इसके एक्शन को या तो ब्लॉक कर देगा, इसको एक्ट नहीं करने देगा, या फिर इसको जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। तो SARS-CoV-2 को या तो ये प्रोटीन डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर इसके एक्शन को ब्लॉक करेगा। इस केस में जो कोविड-19 है यहाँ पे अभी कोई प्रूवन ड्रग नहीं है कोविड-19 की जो इस डिजीज़ को ट्रीट कर सके, बट बहुत सारी ड्रग्स का ट्रायल चल रहा है जो बाकी डिजीज़ के लिए यूज़ होती है, उनको जो है टेस्ट करके देखा जा रहा है कि क्या वो कोविड के लिए भी इफेक्टिव होंगी या नहीं। बहुत सारी थेरेपीज टेस्ट की जा रही हैं, उनमें से एक थेरेपी जो थोड़ी सी इफेक्टिव नज़र आ रही है वो है कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, CVT जिसको कहा गया था, जिसके CVT के तहत एक जो पर्सन है, पेशेंट है जिसको ये डिजीज़ हो चुकी है, उसकी जो है ब्लड उसके रिकवर होने के बाद उससे ब्लड ड्रॉ किया जाता है और ब्लड की जो सेल्स होती हैं उनको निकाल के केवल प्लाज्मा रहने दिया जाता है। इस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। अब इस प्लाज्मा के सूप को एक पेशेंट को जो है दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये जो है आपका कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी होती है और ये एंटीबॉडीज़ जो यहाँ पे है कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी से जो एंटीबॉडीज़ आई हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करके और इस डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करती हैं। इसी तरह से जैसे हमारी जो है कोवलेंट प्लाज्मा थेरेपी काम करती है ना, कि आपकी जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी जो है डिजीज़ के साथ मतलब CoV-2 वायरस के साथ फाइट करेगी, इसी तरह से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है मतलब कि जो प्रोटीन है आपका, ये भी एंटीबॉडी की तरह एक्ट करेगा और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को आइसोलेट किया जाता है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ से और उनको जो है मल्टीप्लाई किया जाता है लैब में। तो हमने जो है ये जो प्रोटीन जनरेट किया है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की तरह जो प्रोटीन एक्ट करेगा P, इसको हमने आइसोलेट किया है बहुत सारी चीज़ों से, कुछ एंटीबॉडीज से इसको आइसोलेट किया है इस प्रोटीन को और फिर इस प्रोटीन को हमने लैब में मल्टीप्लाई कर लिया जिससे कि ये ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जा सके। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, आइसोलेट करना फिर इसको मल्टीप्लाई करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट 1975 के बाद कुछ ऐसी टेक्निक्स आई हैं जिन्होंने इसको परफेक्ट कर दिया टेक्निक को और एंटीबॉडी का जो आइसोलेशन है वो ईजी कर दिया है। अब इसको हम कोविड-19 के ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए, अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन 10 लोगों को हुआ है, उसमें से 8 लोग ऐसे होंगे जो कि रिकवर कर जाएंगे कुछ दिनों के बाद, खांसी और फीवर उनको महसूस होगी केवल, और 8 में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको सिवियर मैनिफेस्टेशन होगा, उसको सिवियर जो है डिजीज़ के सिस्टम्स मतलब उसके अंदर सिवियर जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। एक्सपर्ट्स को अभी ये अंडरलाइन नहीं कर पाए एक्सपर्ट्स कि क्यों किसी की बॉडी बहुत ओवर रिएक्ट करती है, कुछ लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होता है। ये समझ में आ गया है कि जिनको एक्सेसिव इन्फेक्शन होता है
उनके अंदर जो है प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो है, ये साइटोकाइन जो है स्टॉर्म जनरेट होता है। साइटोकाइन क्या है? ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो कि स्पेशलाइज्ड इम्यून सिस्टम की सेल को एक्टिवेट करेगा, जिससे कि ये सेल्स जो है एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर सकें। पर ये जो साइटोकाइंस होते हैं, जब ये अपना काम कर रहे होते हैं, साइटोकाइन जब रिलीज होते हैं या साइटोकाइन प्रोटीन जब रिलीज होता है ब्लड में, उससे क्या होता है कि बॉडी में सूजन आ जाती है। जहाँ पे भी रिलीज होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। अब अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाए तो बहुत तेज़ी से स्वेलिंग आएगी। इस केस में ये साइटोकाइन कहाँ पे रिलीज हो रहा है? लंग में, क्योंकि इन्फेक्शन लंग के अंदर है, तो लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है। लंग्स में स्वेलिंग आने की वजह से निमोनिया हो सकता है, और निमोनिया की और बाकी ऑर्गन्स में भी ये फैल जाती है, जैसे हार्ट में देखा गया था। तो उससे निमोनियल सिम्टम्स और जो आपकी मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, जिस वजह से लोगों की डेथ तक हो जाती है। तो एक जो चैलेंज है इसके ट्रीटमेंट के लिए वो ये है कि ओवर रिएक्शन, मतलब कोविड में क्या है, आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है। एक मेथड जिससे कि एंटीबॉडीज़ को ब्लॉक, एक मेथड है जहाँ पे एंटीबॉडीज़ ब्लॉक कर सकती है एक प्रोटीन को, जिसका नाम है CD6। ये जो CD6 प्रोटीन है ये टी सेल्स के सरफेस पे पाया जाता है, और ये जो है आपका सेंट्रल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस प्रोटीन को CD6 को अगर हमने सप्रेस कर लिया तो ये टी सेल्स को रेगुलेट करेगा कि वो साइटोकाइंस को रिलीज ना इतना तेजी से ना करें। तो मतलब बेसिकली क्या है, अगर हम CD6, हमने अभी आपको साइटोकाइन स्टॉर्म बताया था, और साइटोकाइन स्टॉर्म अगर आ जाता है तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म है, इसको जनरेट करने के लिए पहले एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसका नाम है CD6। CD6 आपका जो प्रोटीन है ये टी सेल्स की सतह पर पाया जाता है। तो टी सेल्स की सतह जो है CD6 को एक्टिवेट करती है, CD6 से साइटोकाइंस को रिलीज किया जाता है। अगर हम CD6 को जो है कंट्रोल कर लें, इसको ये अगर रिलीज ना हो तो ऑब्वियसली साइटोकाइंस रिलीज नहीं होंगे, और अगर साइटोकाइंस रिलीज नहीं होंगे तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं आएगी। या फिर अगर ये कम मात्रा में रिलीज हो तो साइटोकाइन भी कम मात्रा में रिलीज होगा, और बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा या मॉडरेटली फंक्शन कर पाएगा। तो बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं कि किस तरह से CD6 को सप्रेस किया जाए जिससे कि साइटोकाइन स्टॉर्म ना आए और हमारी जो फैटेलिटी है वो रिड्यूस हो सकें। कुछ लेबोरेटरी से रिपोर्ट्स आई थी कि बहुत तरह के जो ड्रग्स हैं इसको CD6 को सप्रेस करने में इफेक्टिव हैं। उनमें से स्पेसिफिकली जो ड्रग्स इफेक्टिव हैं वो हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एक्यूट सोराइसिस। तो इसीलिए एक्यूट सोराइसिस में भी CD6 को कंट्रोल किया जाता है, या फिर आपका साइटोकाइन को कंट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए जो सोराइसिस वाला ड्रग है वो यूज़ करके देखा जा रहा है। अब क्या डाउन साइड है? देखिए, कुछ जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कभी कभी एंटीबॉडीज़ जो है वायरल एंट्री को इवन सपोर्ट करती हैं। तो कुछ टाइम तो ये बाइंड कर लेती हैं, बट कुछ टाइम क्या होता है ये सपोर्ट भी करती हैं और रेप्लिकेट कर देती हैं, वायरल एंट्री को रेप्लिकेट करा देती हैं टारगेट सेल्स में, जिससे कि डिजीज़ काफ़ी जो है ख़राब भी हो सकती है। इसीलिए इनको यूज़ करने से पहले, इनको जो है पब्लिक को रिलीज़ करने से पहले ऐसे ड्रग्स को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करना चाहिए। आइटोलिजुमाब का क्या प्रॉमिस है, क्या वो कोविड से लड़ सकता है? आइटोलिजुमाब की अगर बात करें तो ये एक्यूट सोराइसिस के लिए अप्रूव हुआ है 2013 में, और अप्रूवल के लिए इसकी एफिकेसी और ट्रायल्स किए गए थे 500 पेशेंट के ऊपर। बट कोविड के लिए इसके ट्रायल्स केवल 30 पेशेंट्स के ऊपर किए गए हैं, और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों के ऊपर जो टेस्टिंग है उसमें इसने जो है एफिकेसी शो करी है। ड्रग को DCGI ने केवल इमरजेंसी यूसेज के लिए अप्रूव किया है। अगर कोई मॉडरेट या सीवियरली इल पेशेंट है, केवल उसके लिए इसका यूसेज है, और ये जो है यूसेज फिजिशियन की डिस्क्रिप्शन पे होगा, फिजिशियन की डिसीजन मेकिंग के बेसिस पर होगा। DCGI ने बायोकॉन को डायरेक्ट किया है कि वो फेज़ 4 की स्टडी कंडक्ट कराए, मॉनिटर करे और एडवर्स रिएक्शन और साइड इफ़ेक्ट को देखे। उसके बाद ये जो है, और उसको देखने के लिए उसको जो है एक बड़े ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को ये डिजीज़ देनी हो ये मेडिसिन देनी होगी, डिसीज़ नहीं मेडिसिन देनी होगी, और जो भी रिपोर्टिंग है वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में अथॉरिटीज़ को इस तरह की रिपोर्ट्स बना के दी जाएँ।
जिससे कि एक्सपर्ट्स का ये पॉइंट आउट करना है कि नॉर्मल प्रोसेस जो होता है ड्रग फेज 3 ट्रायल के लिए, जहाँ पर ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी पहले इवेलुएट की जाती है वाइडर पॉपुलेशन पर, वो जो है कैरी आउट नहीं की गई है। बायोकॉन की क्लेम्स में बताया गया कि वो इस ड्रग को प्लान कर रहे हैं कि वो टेस्ट करेंगे यूएसए में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में। बहुत सारे डॉक्टर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थे जिसको बायोकॉन ने ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने कहा कि उनके पेशेंट्स को बेनिफिट हुई है इस ड्रग से, बट बहुत सारे जो है अभी ऐसी स्टेज पर जब वो वेंटिलेटर की स्टेज पर पहुंचने वाले थे, तो वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी उनको और एक्सटर्नल ऑक्सीजन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। इस ड्रग को यूज़ करके उनको जो है उनके सिम्टम्स जो है माइल्ड हो गए थे। ड्रग की जो कॉस्ट है 8,000 रुपये है एक वयाल के लिए, मतलब एक इंजेक्शन के लिए, और टोटल 4 इंजेक्शन इसमें यूज़ होते हैं एक ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखना है, वाई इज़ इंडिया आउट ऑफ द छबार रेल प्रोजेक्ट। तो क्या इंडिया इसको बाद में ज्वाइन कर सकता है, ईरान का क्या स्टैंड है इस इशू को लेकर के, चाइना का क्या लिंक है। कल हमने बहुत डिटेल में देखा था, आज उसी की समरी है। इनाग्रेशन जो है जो हमने ईरान की छबार पोर्ट की, ईरान से की जो रेलवे लाइन है छबार पोर्ट से जायदान के लिए, उसकी इनाग्रेशन 7 जुलाई को ईरान के मिनिस्टर ने की थी। और ईरान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जैसे ही रेलवे ट्रैक की लेआउट किए गए हैं, उसके बाद से जो है क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं इंडिया के रोल को लेकर के, क्योंकि पहले जो है इनिशियली MOU साइन हुआ था जहाँ पे इंडियन जो है कंपनी इरकॉन इसको डेवलप करना था ये प्रोजेक्ट। छबार प्रोजेक्ट ये जो मतलब रेलवे लाइन की अगर आप बात करें तो काफ़ी एम्बिशियस रेलवे लाइन है। ये छबार से लेकर के जायदान जाएगी, जायदान से लेकर के सरक्स जाएगी। जायदान आपका जो है अफगानिस्तान बॉर्डर पे है, सरक्स जो है आपका तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर पे है। उसके अलावा हमने देखा था कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जिससे कि इसको बाकी जो कैस्पियन सी है वहाँ तक भी लिंक किया जाए। तो ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जहाँ से जिसको यूज़ करके ईरान मतलब अपनी कनेक्टिविटी के जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करना चाहती है। अब छबार के साथ क्या लिंक है, छबार का जो प्रोजेक्ट था काफ़ी एम्बिशियस है और इसके लिए काफ़ी जो है मनी की आवश्यकता है। बट अगर दिल्ली की बात करें, मतलब इंडिया की बात करें, तो हमने हमेशा जो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट है उसको कॉस्ट के ऊपर रख के देखा है। इंडिया और ईरान के रिलेशंस हिस्टोरिक हैं और हम जो है अब इन रिलेशंस की टाइज को मेंटेन करना चाहते हैं। ईरान के एडवर्सरीज़ के अगेंस्ट जा कर के भी, मतलब कि USA, सऊदी अरबिया और इजराइल जो कि हमारे अच्छे पार्टनर्स हैं, उनके अगेंस्ट जा कर के भी हम ईरान में इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। छबार प्रोजेक्ट की जो टाइज़ हैं उससे इंडिया और ईरान काफ़ी क्लोज आए हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि जो हमारे इसके ईरान का जो डिफ़िकल्ट नेबर है, जो कि हमारा भी डिफ़िकल्ट नेबर है पाकिस्तान, उसको हम बाईपास कर पाएंगे और अफ़गानिस्तान पे हम दोनों, मतलब ईरान और इंडिया दोनों अफ़गानिस्तान को रीच कर पाएंगे। उसके अलावा छबार पोर्ट को ग्वादर का जो है एक ऑल्टरनेट के रूप में देखा गया था। ग्वादर जो पोर्ट है आपका पाकिस्तान के अंदर डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा, तो इसको एज मतलब इसको एकदम फ्रंट, मतलब ग्वादर के अगेंस्ट फ्रंट के रूप में कनेक्ट करके देखा जा रहा था। अब रेलवे प्रोजेक्ट क्या है, रेलवे प्रोजेक्ट जो है छबार का जो रेलवे का डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाया है, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाया। और मतलब इस मूवमेंट के इस प्रोजेक्ट के लिए कई बार अपील की गई थी ईरान के द्वारा इंडिया के लिए कि इंडिया इस प्रोजेक्ट को जो है टेक ऑफ करे। अब जब इंडिया के ऊपर जो अपील्स की गई थी, इवन जनवरी में इनके जो है मिनिस्टर आए थे, जब रेलवे लाइन को इनिशिएट करने के लिए बातें की गई थी, बट ऑन ग्राउंड जो है वर्क नहीं हो पाया था। इसलिए ईरान को लगा कि अब बेहतर है इंडिया के ऊपर डिपेंड ना किया जाए, खुद से ये काम शुरू कर लिया जाए। तो जो पैसा है ईरान अभी फ़िलहाल अपने नेशनल डेवलपमेंट फंड से निकाल के लगा रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है छबार में, वो इंटरनेशनल जो पॉलिसी है USA की, उसकी वजह से टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली, नॉर्मली जैसे उसको करना चाहिए। USA ने बहुत हैवी सैंक्शंस लगाए हैं ईरान के ऊपर। उसके जो P5+1 वाली डील थी, जिसको हम JCPOA कहते हैं, उसमें बहुत सारे सैंक्शंस उसके विड्रॉ करने के बाद बहुत जो है स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस लगाए गए ईरान के ऊपर। इसीलिए ईरान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। जब सैंक्शंस हटाए गए थे 2015 में, तब से जो है इंडिया ने काफ़ी नेगोशिएशन किया और एक ट्राइलेटरल जो है एग्रीमेंट साइन किया था
इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान ने इस ट्रांजिट कॉरिडोर को बिल्ड करने के लिए। और उसके बाद जो है 2018 तक इसकी जो फीजिबिलिटी स्टडी है वो कंप्लीट करनी थी। थोड़े से ग्लिचेस हुए क्योंकि 2018 में यूएसए ने यूनिलेटरली विड्रॉ कर लिया JCPOA से और ईरान के ऊपर जो है सैंक्शंस दोबारा इम्पोज कर दिए थे। फिजिबिलिटी स्टडी जो है दिसंबर 2019 में इरकॉन ने कंप्लीट कर ली है और ये प्रोजेक्ट जो है अंडरटेक करना था फिजिबिलिटी स्टडी के बेसिस पर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि ऑल्दो इंडिया जो है सैंक्शन से बाहर है, बट जो फॉरेन सप्लायर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सप्लाईज देंगे, उनको डर है कि वो जो है यूएस के सैंक्शन में आ सकते हैं, इसीलिए सप्लाईज जो है रेगुलरली नहीं पहुंच पा रही है इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो कौन कौन से और प्रोजेक्ट जो है हिट हुए हैं, इसके अलावा इस जो रेलवे लाइन है, इसके अलावा एक और जो प्रोजेक्ट हिट हुआ है हमारे यूएसए के सैंक्शंस की वजह से, उसका नाम है फरजाद बी का जो गैस फील्ड जिसको ONGC विदेश लिमिटेड को जो है डेवलप करना था, वो प्रोजेक्ट भी हिट हो गया है। क्योंकि जो यूएसए की कंपनी है उसने कोई वेवर नहीं दिया इंडिया को फरजाद बी गैस फील्ड को बिल्ड करने के लिए, इसलिए अल्टीमेटली ये जो प्रोजेक्ट है ईरान ने अपनी ईरानियन कंपनी को दिया है। इस ईरानियन कंपनी के ऊपर यूएसए के सैंक्शंस हैं और ईरानियन कंपनी की ज़्यादा डीलिंग यूएसए में नहीं है, इसलिए सैंक्शंस का फ़र्क इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ता। ईरान की कंडीशंस चेंज कर रही हैं, प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो रिस्पांस है काफ़ी डिलेड हो रहा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। छबार जायदान का जो रेल प्रोजेक्ट है उसके लिए MEA ने कहा है कि इरकॉन अगर चाहे तो बाकी आगे जो स्टेट है उस पर ये ज्वाइन कर सकता है। अभी फ़िलहाल जो है इसको स्टार्ट ऑफ कर दिया गया है ईरान के न्यू डेवलपमेंट फंड से। ईरान ने और दिल्ली ने दोनों ने जो है डोर्स ऑफ नेगोशिएशन ओपन रख रखे हैं, जिससे कि आगे की स्टेज में अगर नीड हो तो इंडिया इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सके। अब चाइना का एंगल क्या है, अनाउंसमेंट जो इन दोनों प्रोजेक्ट का आया जब वो मतलब फरजाद बी और जो आपका रेलवे लाइन है इसका प्रोजेक्ट आया, उस मोमेंट पर जब एक और जो है अनाउंसमेंट किया गया था ईरान के द्वारा, और वो अनाउंसमेंट था कि चाइना और ईरान जो पार्टनरशिप कर रहे हैं अगले 25 साल के लिए, और इन नेक्स्ट 25 ईयर्स चाइना जो है $400 बिलियन इन्फ्यूज़ करेगी ईरान के अंदर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसको जो है जोड़ के देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ईरान की वजह से इंडिया को ड्रॉप आउट किया गया है, बट ईरान ने क्लियर किया है कि इसका जो फ़र्क है चाइना के जो डील है उसका कोई फ़र्क इंडियन प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो क्या इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर दिया है? देखिए, इंडिया का जो स्टेक है छबार में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन रेलवे लाइन बनाए, इंडिया का ट्रेड फिर भी जो है अफगानिस्तान के थ्रू होकर के सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है। इंडिया का जो मॉनेटरी लॉसेस हैं काफ़ी कम है, बट जो लॉस होगा यहाँ पर वो होगा परसेप्शनल लॉस होगा काफ़ी बड़ा, जिसको हमने बहुत केयरफुली बिल्ड किया है ईरान के अंदर। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है परसेप्शंस के बेसिस पे चलते हैं। जो हमारा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था ना, परसेप्शनल वॉर था वो, वहाँ पे एक छोटे से इंसिडेंट ने वर्ल्ड वॉर 1 को ट्रिगर कर दिया था। तो परसेप्शन का जो लॉस है यहाँ पे परसीव ये किया जा रहा है कि इंडिया जो है यूएसए के प्रेशर में झुक करके इस प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं कर रहा है। तो इस परसेप्शन को फाइट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर इरकॉन जो है साइमल्टेनियसली ज्वाइन नहीं करती ईरान के साथ इस प्रोजेक्ट में। तो मिनिमम फाइनेंशियल लॉस और स्ट्रैटेजिक लॉस कम है, परसेप्शनल लॉस ज़्यादा है, जिससे कि आगे जो है इंडिया की नेगोशिएशंस ईरान में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो इंडिया को अपना परसेप्शन मैनेज करने के लिए अब इस प्रोजेक्ट में अल्टीमेटली किसी भी तरह करके बाई हुक और बाई क्रूक इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करना चाहिए, जिससे कि इंडिया का जो डैमेज हो चुका है उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।